Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. We are studying metallurgy. So in the previous session, I talked about some components of physical property of metal, physical properties of non-metal, chemical properties of non-metal and metal. तो मैंने metal का सिखा दिया था, non-metal स्टार्ट करना बाकी है. तो आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल से स्टार्ट करेंगे. एज वेल एज पिछले सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे. यहाँ पर भी है रिएक्शन से, पूरा चैप्टर रिएक्शन से भरा हुआ है. मेटलर्जी एक्चुअल टॉपिक जहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा. इस चैप्टर में कंटेंट खुद मेटलर्जी से स्टार्ट होता है. ये सब बेसिक्स हैं जो आगे काम आने वाले हैं. ओके, ओर्स फाउंड करने के लिए जब हम लोग उसको सेपरेट करेंगे, सेपरेशन ऑफ ओर्स भी बोला जाता है, तब काम आएगा. लेट अस स्टार्ट विथ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. तो ध्यान दो, नॉन मेटल क्या है? आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हैविंग लेस सिमिलैरिटी. उनकी सिमिलैरिटी कौन से दो स्टेट्स की? फिजिकल और केमिकल स्टेट्स की सिमिलैरिटी जो होती है वो बहुत कम होती है. दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट सेकंड चैप्टर साइंस 1 मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स में सिखाया गया था. एज दे फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, क्योंकि ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं. व्हाट दे डू? दे एक्सेप्ट electrons. Some examples of chemical reactions of non-metals are follows. इधर दिया हुआ है कुछ reactions, you can see. सबसे पहले अगर मैं चार्ट से बात करूंगा तो एसिडिक, न्यूट्रल और फिर से एसिडिक की बात किया. मतलब यहां पे बेसिक रिएक्शंस तो टेक पार्ट नहीं कर रहे हैं. जनरली नॉन मेटल जो होता है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करता है एसिडिक ऑक्साइड. कुछ कुछ केसेस में वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म करता है. कुछ कुछ केसेस में क्या फॉर्म करता है? न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म करता है. तो यहां पर क्या लिखोगे? नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट? एसिडिक ऑक्साइड. एसिडिक ऑक्साइड और कुछ केसेस में क्या देता है? न्यूट्रल देता है. क्लियर? ये पहला रिएक्शन था. यहां पे यू कैन सी सबके रिएक्शंस मार के दिखाया हुआ, यहां पर बता दिया है. क्लियर? सेकेंडली लेट अस स्टार्ट विद द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर. अभी देखो, जैसे मेटल का वाटर के साथ देखा था तो वैसे यहां पर नॉन मेटल देखेंगे वाटर के साथ. यू कैन सी व्हेन देयर इज अ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर. नॉन मेटल जो है वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता किसी नॉन मेटल, मतलब ये वाटर के साथ. एक ही चीज करता है, वो है हैलोजेंस. ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है. पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप में ये एलिमेंट्स मिलेंगे. दे आर नोन एज हैलोजेंस. क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब है. वो जब कभी रिएक्शन कर देते हैं, क्लियरली दिख रहा है यहां पर रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं. एक्वस सोल्यूशन प्लस एन एसिड क्या बना रहा है? साथ में एक एसिड यहां पर फॉर्म कर रहा है. जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, बस हैलोजेंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर गिव्स द फॉलोइंग रिएक्शन. यही रिएक्शन देता है. आप एक ही रिएक्शन है, इसको याद करना है आप लोगों को. क्लियर? यहां पर मेन चीज क्या है? इन ऑल द रिएक्शन वी कैन सी एसिड्स आर फॉर्म्ड. व्हाट आर फॉर्म्ड? एसिड्स आर फॉर्म्ड. सेकेंडली मैं बात करता हूं यहां पर अगर मैं डाइल्यूट एसिड का नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करा दूंगा, डाइल्यूट एसिड का नॉन मेटल के साथ करूंगा, जैसे कि यू कैन सी हियर जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड. देखो यहां पर और एक चीज एक्सेप्शन में मालूम पड़ रही है कि नॉन मेटल कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता नहीं है. तो जो नहीं करता यहां पर बचता है हैलोजेंसी. क्या बचता है? हैलोजेंसी. एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं. फॉर दिस व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड से रिएक्ट करता है. तो फिर से देखो यू कैन सी एसिड फॉर्म हो रहा है एज वेल एज ब्रोमीन का एक्वस सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है. क्लियर? थर्ड, अगर कभी नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, सो यहां पे क्या होता है? देयर आर सम कंडीशंस. इसका रिएक्शन होने के लिए भी कंडीशंस है. दे आर प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. दिस इज समथिंग विच डज नॉट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, बट उसका प्रेजेंस ही उतना होता है कि रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है. इट चेंजेस द स्पीड of reaction. It changes the speeds of reaction. If there is reaction of non-metal with hydrogen, you can see I said some certain conditions. They are pressure, temperature
एंड द कैटलिस्ट विच एक्ट्स देयर। क्लियर? तो अगर रिएक्शंस इस वे में होंगे तो कुछ ऐसे एसिड्स ऐसे फॉर्म, सल्फाइड्स फॉर्म करता है, कभी नाइट्राइड्स फॉर्म कर देता है। ओके, तो ये सब चीज यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। क्लियर? तो ये सब आप लोगों को एज एन एग्जांपल चाहिए बस। लेट अस स्टार्ट विद द मेन टॉपिक हियर, आयनिक कंपाउंड्स। अब आयोनिक कंपाउंड्स की जब मैं बात करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल द आयनिक कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड है जिसमें मेन जो यूनिट होते हैं वो दो ही होते हैं, वो है कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन कंपाउंड। क्लियर? इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक कंपाउंड। ओके, दे बोथ आर ऑपोजिटली चार्ज। इसको पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? सेकेंडली देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है। यू नो दैट दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड द एनायन इज नोन एज, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दिस इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। दो आयन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है दिस इज नोन एज द आयनिक बॉन्ड। क्लियर? द नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन इन अ कंपाउंड and the magnitude of the electric charge on them is such that the positive and negative charges balances each other। मतलब अगर ये और ये एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा तो दोनों के पास चार्ज है, कैटायन के पास एक चार्ज है, एनायन के पास चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, दे विल बैलेंस। इफ दे आर बैलेंस, अगर बैलेंस है इसका मतलब क्या, जो पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है कैटायन आयन का वो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल। इक्वल होने की वजह से इट विल बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट विल बिकम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे ऑल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेकेंडली यहां पर और एक बात की है, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। नेचर में क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं। द सरफेस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, उनको एक डेफिनेट शेप होता है एंड आर स्मूथ, स्मूथ होते हैं, शाइनी होते हैं। क्रिस्टलाइन होगा तो सिंपल सी बात है, शाइनी स्मूथ डेफिनेट शेप तो होंगे। द रेगुलर अरेंजमेंट, अगर इन आयंस का अरेंजमेंट किया गया, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिस्टलाइन नेचर। जो भी आयनिक कंपाउंड सॉलिड में पाया जाता है वो सब के सब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं कि वो नेचर में क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाए। द अरेंजमेंट ऑफ द आयंस इज डिफरेंट इन डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड्स। हर आयोनिक कंपाउंड्स का जो अरेंजमेंट है आयंस का उसके अंदर का वो सबका अलग है एंड देयरफॉर उनके क्रिस्टल के शेप्स भी अलग होते हैं। मेक अ नोट ऑफ इट, उनके क्रिस्टल के शेप्स भी अलग होते हैं। द मेन फैक्टर जो कि यहां पर अरेंजमेंट के लिए काम आता है क्रिस्टल्स में, दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस। ऑपोजिटली मतलब एक कैटायन एक आयन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एंड द रिपल्सिव फोर्स जो कि रिटर्न फोर्स आता है। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो रिपल्सिव फोर्स तो ऑब्वियस ही है, लगेगा ही, बिटवीन सिमिलरली चार्ज्ड आयंस। बिकॉज ऑफ दिस यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, द जनरल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हैज नेगेटिवली अरेंज्ड ions, negatively arranged ions around the positive ions। पॉजिटिव के पास नेगेटिवली आयंस होते। क्लियर? अराउंड द नेगेटिव आयंस मतलब इसी का उल्टा अरेंजमेंट भी होता है, पॉजिटिव के पास नेगेटिव। टू ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, यहां पर दो फैक्टर्स क्या है, पहली बात साइज ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस की, उनका साइज क्या है, साइज ही डिफर करा देता है सबको। सेकेंडली मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द आयन, आयन के ऊपर जो भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब भी यहां पर क्या बता देता है, साइज ही बताता है। ओके, पहले तो क्या बोलता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के चार्ज का जो भी साइज रहेगा वो। सेकेंडली कि सेकेंड किसका, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है इसके ऊपर, आयंस के ऊपर इलेक्ट्रिकली चार्ज है उसका साइज भी यहां पर बता देना है। क्लियर? अब इनमें इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आयोनिक कंपाउंड, देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। स्टार्टिंग में हम लोग ने यहां पर पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो यहां पर भी होता है। सो ऑपोजिटली चार्ज होता है, एक प्लस है तो एक नेगेटिव है, एक प्लस है तो एक माइनस है, तो इनके बीच में यू कैन सी द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इन द नेबरिंग आयंस, जो आसपास के आयंस है उनमें विद ऑपोजिट चार्जेस। ऑपोजिट मतलब एक किसी का पॉजिटिव है तो किसी का नेगेटिव है, कुछ कैटायन है तो कुछ एनायन है,
इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दैट इज वाई, इसी रीजन से मेल्टिंग पॉइंट जो होती है आयनिक कंपाउंड की वो क्या होती है, हाई होती है। ऑल्सो द आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड, हार्ड मतलब कड़क होते हैं, सेकेंड ब्रिटल मतलब ऐसे टूट सकते हैं। इज दैट क्लियर, हार्ड एंड ब्रिटल, ये यहां पर बात होती है आयनिक कंपाउंड्स की। एंड अब मैं आप लोगों को बताता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में भी हम बताएंगे द जनरल प्रॉपर्टीज, द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जनरल प्रॉपर्टी में क्या है, द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली, एक तो पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज आयन से स्ट्रॉन्ग, इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से आयोनिक कंपाउंड जो एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में वो हार्ड होते हैं, कड़क होते हैं। सेकंड क्या है, आयोनिक कंपाउंड कुछ ब्रिटल भी होते हैं एंड कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस बाय अप्लाइंग प्रेशर। अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर दूंगा, फॉर एग्जांपल दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड, मैंने प्रेशर लगाया तोड़ गया, ये भी सेकंड है। थर्ड, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज हाई, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर लगने वाला फोर्स, इंटरमॉलिक्यूल के अंदर लगने वाला जो फोर्स है वो हाई होता है। एंड लार्ज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट, उससे बाहर आने के लिए उनको बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक ये है, तो इसको यहां से बाहर आने के लिए इसके अंदर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, इस वजह से इसको बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। इस वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स आर हाई, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हाई, स्टार्टिंग में बात कर ली थी। फोर्थ पार्ट जो है इसका, द फोर्थ पार्ट हियर इज आयनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, पानी में घुल जाते हैं। दिस इज बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल ओरिएंट इन अ पर्टिकुलर मैनर अराउंड द आयन सेपरेटेड बाय डिसोसिएशन प्रोसेस, मतलब मैं उनको अलग कर सकता हूं। जैसे आयनिक कंपाउंड्स को डालोगे, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पानी में डाल दोगे सोडियम अलग क्लोरीन अलग में चला जाएगा, तो यहां पर डिसोसिएशन हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यहां पर एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, ओके, जो उनके सराउंडिंग में क्या है, अब ये पानी का ग्लास है, सिंपल सी बात है, इसमें आयनिक कंपाउंड डाला तो इसके सराउंडिंग में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स ही है ना। आयनिक कंपाउंड्स के साथ में क्या है, यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स है, तो वो रिप्लेस करते हैं क्या, ओरिजिनल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन को। इनके अंदर जो अट्रैक्शन था उसको ये लोग क्या कर देते हैं, देखो फॉर एग्जांपल ये है और ये जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स डाले गए, तो इनके बीच का, अभी देखो यहां पर वाटर भी है, तो ये जो होगा वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट करना चालू हो जाएंगे, ओके, जो यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। पानी के साथ है तो एक्वस बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। सो आयोनिक कंपाउंड्स आर हाउएवर इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, केरोसिन एंड पेट्रोल, उसमें घुलता नहीं है। दिस इज बिकॉज अनलाइक वाटर a new attractive force cannot be established in these solvents, सॉल्वेंट्स में जैसे कि पानी में कुछ एक नया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोर्स होता है, वैसा फोर्स यहां पर बनता नहीं है। ये आयोनिक कंपाउंड का फोर्थ जनरल प्रॉपर्टी है। इसका और एक प्रॉपर्टी फिफ्थ वाला पढ़ लेते हैं हम लोग। द फिफ्थ प्रॉपर्टी हियर इज द आयोनिक कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में रहेगा तो वो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को इधर एक जगह से दूसरी जगह पास करा नहीं पाएगा, क्लियर। बट अगर वो लिक्विड में चला जाए, सी हियर, इन दिस स्टेट द आयन कैन नॉट लीव देयर प्लेस, सॉलिड में रहेगा तो क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो जगह वो छोड़ नहीं पाएगा। हाउएवर इन द फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट, मतलब पिघले हुए स्टेट में अगर जाएंगे, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वहां पर करा सकता है। एज इन दिस स्टेट द आयंस आर मोबाइल, मोबाइल मतलब मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह, क्लियर। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे कंटेन द डिसोशिएटेड आयन, मोल्टन स्टेट में वो अलग अलग हो जाते हैं, आयन डिसोशिएट हो गए, कैटायन अलग एनायन अलग, तो चार्जेस पर जाकर के वो अपने अपने करंट को यहां से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वैसे जब करंट पास किया जाएगा इस सोल्यूशन में तो आयन मूव करेंगे ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के पास भागेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास भागेगा। ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन फ्यूज्ड एंड डिसॉल्व स्टेट, आयनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आया एक्सप्लेन व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ये फिफ्थ वाला पूरा का पूरा पार्ट आपको एज इन गिव रीजन में लिखना पड़ेगा। एंड सो ऑन, यहां तक हम लोगों ने बेसिक्स कंप्लीट कर दिया है।
और ये पार्ट, अब मैंने बोला था कि जब स्टार्ट होगा एक्चुअल चैप्टर, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो मेटलर्जी लिखा है ना, अभी तक जितना पढ़ा वो सब बेसिक्स था, यहां से चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। मेटलर्जी दिख रहा है टॉपिक, यहां से मेटलर्जी का पूरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर का कंटेंट यहां से स्टार्ट है। अभी तक बेसिक से वो सब यूज होगा, बट कब, जब इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ मेटलर्जी। स्टार्ट करते हैं। द साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। मेटल को निकालेंगे कहां से? फ्रॉम ओर्स एंड देयर प्यूरिफिकेशन। पहले ओर्स से निकाले जाएंगे, फिर उनको साफ सफाई किया जाएगा, प्यूरिफाई किया जाएगा फॉर द यूज करने के लिए काम करेंगे। दिस इज नोन एज मेटलर्जी। डेफिनेशन 1 मार्क का आएगा। ये जो मेटलर्जी का डेफिनेशन है वो 1 मार्क कंटेंट करेगा। क्लियर? अब ऑकरेंस ऑफ मेटल। अब मेटल कैसे ऑकर करता है? सबसे पहले, मोस्ट मेटल बीन रिएक्टिव डू नॉट ऑकर इन नेचर इन द फ्री स्टेट। जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो फ्री स्टेट में नेचर में पाया नहीं जाता, बट एक कंपाउंड करके कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, जो कि होते सॉल्ट्स होते हैं, जैसे ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, नाइट्राइड्स, ऐसे फॉर्म में होते हैं। तो अब ये फॉर्म में मिलेंगे तो इनमें से तो हमको सेपरेट करके निकालना पड़ेगा ना, सेपरेट करके मेटल निकालना है, तो उसी को हम मेटलर्जी कहते हैं, सेपरेशन, जिससे हम यूज कर पाए। क्लियर? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउएवर, जो अनरिएक्टिव मेटल्स हैं, जो कि आपको पता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम ऐसे होते हैं, वो जल्दी एयर से इफेक्ट नहीं करते, ना पानी से करते, नेचुरल इफेक्ट से करते नहीं है। सो आगे ये तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्लियर? द कंपाउंड्स ऑफ मेटल डेट ऑकर इन नेचर। नेचर में कुछ इम्प्यूरिटीज के साथ, मतलब प्योर नहीं है, इम्प्योर मतलब प्यूरिफाई करूंगा मैं उसको, उसी को हम कहते हैं मिनरल्स। तो यहां से यहां तक मिनरल्स का डेफिनेशन 1 मार्क, इसको सेट कर लो। द कंपाउंड ऑफ मेटल्स डेट ऑकर इन नेचर अलॉन्ग विद द इम्प्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। क्लियर? आगे देखेंगे हम लोग इसके ठीक आगे, वो मिनरल्स, क्या वो मिनरल जिनमें से मेटल्स को सेपरेट कर सकते हैं फॉर मनी। इकोनॉमिकली का मतलब ये कि पैसों के लिए जब कभी मैं उन मिनरल्स में से मेटल्स को बाहर निकालूं, वी कॉल इट एज अ ओर। ये भी 1 मार्क के लिए डेफिनेशन में आता है। क्लियर? ओर्स कंटेन, ओर्स के अंदर भी अलग अलग इंप्योरिटीज होती है, जैसे कि सॉइल, सैंड, रॉकी सब्सटेंसेस, इसके साथ मेटल का कंपाउंड होता है। तो अब ये जो सॉइल ऑयल, जो गंदगी है, वो सब निकालना पड़ेगा। दैट इज नोन एज दी गैंग्यूज। दे आर नोन एज द गैंग्यूज, को निकालना पड़ेगा। मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, याद रखो इसका भी एक डेफिनेशन है 1 मार्क के लिए। ओके, मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय मीन्स ऑफ वेरियस मेथड। अलग अलग मेथड है सेपरेशन के। मेथड ऑफ सेपरेशन है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, वो प्रोसेस जिससे कि हम लोग मेटल्स को बाहर निकाले, अपने प्योर स्टेट में लेके आ जाए, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटलर्जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओर्स आर टेकन आउट फ्रॉम द माइंस। माइंस के अंदर से हम लोग ओर्स को बाहर निकाल देते हैं, और उसके ऊपर जो सॉइल, सैंड, रॉकी पार्ट है, वो गैंगी, वो तो रहता ही है, उसको सेपरेट कर दिया जाता है अलग अलग मेथड से। फिर ओर्स को हम लोग लेकर के उस जगह लेकर जाते हैं वेयर मेटल्स आर प्रोड्यूस, जहां पर मेटल प्रोड्यूस किया जाता है। फिर देयर मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म, उसमें से हम लोग ओर्स में से उन मेटल्स को बाहर निकाल देते हैं। देन मेटल्स आर फर्दर प्यूरिफाइड, उसको और प्यूरिफाई करेंगे प्यूरिफिकेशन के फॉर्म में, और इसी पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पर मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटलर्जी के आपके पास यहाँ पर एक, वहां पर 2 और ऊपर एक डेफिनेशन थे, ऐसे कुछ डेफिनेशंस आपको मिलेंगे। क्लियर? आगे हम लोग लेट अस सी सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी। प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी मतलब क्या? ये वो प्रोसेस है जिससे हम लोग प्यूरिफिकेशन को टेक पार्ट करेंगे। प्यूरिफिकेशन जैसे लेके आ जाएंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल्स। सो प्योर मेटल जो है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओर बाय द फॉलोइंग स्टेजेस। पहला स्टेज है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, पहला स्टेज है। सो जो प्योर मेटल्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं ओर्स में से। कुछ प्रोसेसेस है, उनमें से पहला जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर।
और को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसको सीख लेंगे पहले हम लोग, ओके। उसके बाद का आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग गैंग्यूस फ्रॉम द ओर में से गैंग्यूस को मतलब कचरा बाहर निकाल देना। अब ये ओर्स के अंदर सॉइल है, सैंड है, रॉकी सब्सटेंसेस है, ये सब जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं गैंग्यूस। अब इसको अगर मैं निकाल दूंगा तो बचेगा क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बच जाएगा। क्लियर? इन दिस प्रोसेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ द डिजायर्ड मेटल इज इंक्रीज्ड। इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसकी स्ट्रेंथ क्या की जाती है? बढ़ाई जाती है, अलग अलग पर्पसेस से बढ़ाई जाती है। क्लियर? हाउएवर एग्जैक्ट वे टू बी यूज्ड डिपेंड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। मेटल की जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में सीखी थी, वही यहां पर बताता कि कौन सा प्रोसेस उस पर सुटेबल होगा। क्लियर? इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। की मेटल इसलिए तो रिएक्टिविटी सिखाई गई थी कि जिससे आपको मालूम पड़े कि उसकी रिएक्टिविटी प्रोसेस कैसे है। ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेटल ही गायब हो गया। एंड द फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द प्यूरिफिकेशन, वेरियस फैक्टर्स दैट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसको भी कंसिडर किया जाता है कि अगर मैं मेटल को ओर में से बाहर निकाल रहा हूं तो क्या मेरा एनवायरमेंट खराब हो रहा है, क्या पॉल्यूट हो रहा है, तो वो सबको देखना पड़ेगा। सम जनरल मेथड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स आर एज फॉलोज। कुछ कंसंट्रेशन के मेथड दिए गए। पहला मेथड है कुछ सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये पूरे के पूरे टॉपिक जो है उसके सेपरेशन पर ही बेस्ड है। पूरा टॉपिक पहले ग्रेविटेशन पे स्टार्ट होगा, ग्रेविटेशन मेथड से कैसे किया जाता है। 3-4 मेथड से 3 है वो सब कर लेंगे, जैसे कि विल्फ्रेड टेबल मेथड है, फ्लोटेशन मेथड है, ओके, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है, वो सब के बारे में हम लोग ध्यान देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसके सेपरेशंस को सीखेंगे। क्लियर? टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।